सिस्टम ने मारा है। इसके बाद आपको बिहार विधानसभा चुनाव में लेकर चलेंगे, जहां चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार होगी। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि 2 चरणों में चुनाव से किसे फायदा हो सकता है, नीतीश कुमार को, नीतीश और बीजेपी, या फिर तेजस्वी यादव को। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में हुई उस घटना के बारे में आपको बताएंगे जिसमें 71 साल के एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि यह वकील एक सुनवाई के दौरान भगवान विष्णु पर CJI की टिप्पणी से नाराज था। इस वकील को तुरंत पकड़ लिया गया। इस दौरान वो नारेबाजी करने लगा। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने CJI गवई से फोन पर बात की और कहा कि समाज में ऐसी घटना के लिए कोई जगह नहीं। और मेरी AI वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? जिस समय देश में कई ई-कॉमर्स कंपनियां 10 से 15 मिनट में ग्रोसरी का सामान घर पर डिलीवर करने का दावा करती हैं, उस वक्त मैं एक ऐसे स्पेस डिलीवरी व्हीकल के बारे में बताऊंगी जिसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सामान 1 घंटे में डिलीवर करने का दावा किया जा रहा है। दिलचस्प खबर है, लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जैसे बहुत सारे लोग शायद प्राइम टाइम की खबर तक नहीं मानेंगे, लेकिन हमें लगता है कि आज और अभी इससे बड़ी, इससे जरूरी खबर आपके लिए कोई नहीं हो सकती। आज हम आपको ये बताएंगे कि आम आदमी की मौत सिर्फ तमाशा नहीं है और हमारा ये सिस्टम लोगों की जान लेकर सिर्फ जांच की खानापूर्ति नहीं कर सकता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको जयपुर से आई इस खबर को बहुत ध्यान से देखना होगा। 5 अक्टूबर को देर रात जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई और इस घटना के बाद राजस्थान की सरकार ने भी आनन फानन में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया जो अब इस मामले की जांच करेगी। ये हमारे देश में एक परंपरा हो गई है कि पहले आम लोग अस्पताल में आग लगने से, स्कूल की छत से गिरने से या पुल ढहने से मरते हैं, फिर उनकी मौत से ध्यान भटकाने के लिए जांच का एक खेल खेला जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस जांच से हासिल क्या होता है? ट्रांसफर, सस्पेंशन और कई साल तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक तक हो। कल देर रात जब यह दुर्घटना हुई तब अस्पताल का स्टाफ वहां मौजूद था। जो मरीज ICU वार्ड में भर्ती थे, उनके परिवार वाले, रिश्तेदार भी वहां रुके हुए थे और जब इन लोगों ने ICU वार्ड के स्टोर से धुआं उठते हुए देखा तो उन्होंने मदद मांगी, लेकिन अस्पताल का स्टाफ इन मरीजों की जान बचाने के बजाय वहां से खुद अपनी जान बचाकर भाग गया। ये आरोप पीड़ित परिवार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन के पास पूरे 20 मिनट थे जब वो इन मरीजों को ICU वार्ड से बाहर लाकर उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने ऐसा ना करके इन मरीजों को मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया, खुद भाग गए। जो लोग खुद अपने मरीजों को नीचे ला सकते थे, उन्होंने ऐसा किया। जो मरीज ऊपर फंसे रह गए, उनकी जलने और धुएं में दम घुटने से मौत हो गई। और ये सब होने के बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने जांच के निर्देश दिए। जांच किस बात की होगी? उसी बात की जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि कैसे वहां लापरवाही हुई। आज आप खुद इन सब रोते बिलखते परिवारों को सुनिए जो ये पूछ रहे हैं कि क्या जांच से इनके अपने फिर से जिंदा हो सकते हैं। साढ़े 11 बजे आग लगी है, जब तक भटक रहे, कोई समाचार नहीं बता। आग लगी है जब से सुनिए, जब से भैया कोई नहीं सुनना इधर, कोई हॉस्पिटल में कोई नहीं सुनना हमारा। माँ को मर गई है, जिंदी है, उसको तो गाड़ी को दे दो, मेरी को जा जाए, मरी को ले जाऊंगा। बता दो मेरी माँ को हथ खाए वो। किसी अधिकारी ने नहीं बताया? नहीं बताया सर, कोई अधिकारी नहीं बताया, सब लोग चले गए, आगे अधिकारी भी आए, सब लगे चले गए। बता दिया, ऐसे बोलते बता दिया, अब तक नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अब तक क्यों नहीं बताया? हमारी मम्मी को अब तक क्यों नहीं बता रहे हमको? हम तो इसको मरी को ले जाएंगे, हमको डेड बॉडी को ले जाऊंगा। मेरा मौसी का लड़का है, मेरे से छोटा है और पिंटू नाम है उसका, पिंटू गुज्जर।
अब उसको अभी कोई डॉक्टर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, वेंटिलेटर पे लगा रखे हैं, बता लगा। मैं देख के आ गया, उसमें कुछ नहीं बता रहा, मुझे तो लग रहा नहीं, पर डॉक्टर क्यों नहीं बता रहे हैं कि इसकी हालत कैसी है। डॉक्टर कहाँ है, सभी के स्टाफ कहाँ है सर, ये बताओ। कुछ नहीं बता, कोई नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे। मैं चिल्लाती रहेगी मेरे बेटो रहो, पर मेरे कोई कौन सुन उठे। मेरे बेटो सही भी चाहे कौन मेरी मम्मी को मैं बताया नहीं अभी तक, मेरे मामा का तो है क्यों क्या है, कहाँ देखूं कहाँ ढूंढूं उसको। एक्सीडेंट, घटना, कुछ भी कहकर इसे टाल दिया जाएगा, जांच बैठ जाएगी। आप कभी नहीं जानेंगे क्या हुआ, ना इन परिवार वालों को कभी उनके अपने लौट कर आएंगे। ये मर्डर है, व्यवस्थित व्यवस्था की तरफ से की गई हत्या से अलग कुछ नहीं है। इन लोगों की चीखें यही बता रही हैं कि इन्हें जांच नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां आम आदमी इतनी आसानी से ना मर सके। इस घटना में भी अगर आग लगने से 8 मरीजों की मौत हुई है तो ये घनघोर लापरवाही है। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो पूरा हॉस्पिटल है, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है इस देश में। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आग लगने की यह घटना कैसे हो सकती है जब सरकार ने इसके फायर सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए खूब पैसा दिया था। देखिए 50 हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑपरेटिंग विदाउट फायर एनओसी इन जीबी नगर। अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम जब नहीं है, ऐसे में हम आपको दिखाना चाहते हैं ये जो हॉस्पिटल है जिसकी चर्चा हो रही है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की, वर्ष 2018 में फायर सेफ्टी सिस्टम में खामियां थी और सुधारों के लिए एक दो नहीं, जूम इन कीजिए, 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। कहां गए वो पैसे? और ये फायर सेफ्टी के लिए था, ये आग बुझाने के लिए ही था ताकि आग की स्थिति में ज्यादा नुकसान ना हो। उसके लिए 30 लाख रुपए वहां पर खर्च किए गए थे 2018 में। अग्नि सुरक्षा में कोई सुधार नहीं जिसकी वजह से ये पूरी घटना घटी है। ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ एक हॉस्पिटल का है, आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको ऐसे एक नहीं कई सरकारी हॉस्पिटल मिल जाएंगे जहां के फायर सेफ्टी सिस्टम में कई खामियां हैं और कई जिला अस्पतालों में तो बहुत बुरा हाल है। साल 2018 का सवाई मानसिंह का आपने देखा, साल 2019 में उसी हॉस्पिटल में 3 घटनाएं होती हैं। 30 लाख रुपया खर्च हुआ, अगले साल 3 घटनाएं, और उसके बाद से वर्ष 2025 में तो आप देख ही रहे हैं, मई में लगी आग, 1 करोड़ की दवाइयां खाक हुई हैं। फायर सेफ्टी के नाम पर मजाक वहां पर चलता रहा और आप देख रहे हैं कि आज परिस्थिति क्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसे मामलों में हर बार जांच बिठा दी जाती है। जांच का आदेश देकर सरकारें ये सोचती है, हाथ झाड़ लेती है, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जबकि हकीकत में जांच का उद्देश्य ये होता है कि एक बार मामला ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद 1-2 लोगों को सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई करके मामला रफा दफा हो जाएगा। जयपुर के अस्पताल का भी आप इतिहास देख लीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में पहले भी लापरवाही हो चुकी है। मई 2025 में गलत ग्रुप का खून चढ़ाने से 23 साल की एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। लापरवाही का आलम देखिए। नतीजा क्या हुआ? राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने उच्च स्तरीय जांच की, गलत ग्रुप का खून देने की पुष्टि हुई। मौत की वजह गलत ब्लड ग्रुप का खून देना नहीं है, ये बात में सामने आ गया। लापरवाही पर 3 अधिकारी पदमुक्त किए गए। डॉक्टर रश्मि कटारिया को नोडल अधिकारी के पद से हटा दिया गया और फिर वहीं पर स्थिति वापस आकर खड़ी हो गई। देखिए सवाल यह है ना कि आप जानते हैं जब ऐसी घटना होती है तो पूरा अस्पताल, पूरा प्रशासन अपना ध्यान कहाँ लगाता है? मामले को कैसे रफा दफा करना है। अगर परिवार वाले अड़ जाएंगे कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ एक्शन चाहते हैं, तो उनका बस एक ही प्राथमिकता रहती है कि पूरा मामला बढ़े नहीं, उसको कैसे रफा दफा करना है। और फरवरी 2025 में सर्जरी के दौरान गलत ग्रुप का खून देने से 23 साल के एक युवक की मौत भी हो गई थी। इसमें आप देखिए अज्ञात मेडिकल स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और 1 नर्सिंग अफसर सस्पेंड, 3 डॉक्टर्स को अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स पर डाल दिया गया। शवगृह में शवों की अदला बदली की भी खबर है इसी अस्पताल में। साल 2011 में गलत पहचान के तहत एक महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आप सोचिए मतलब किस तरह की लापरवाही है। हमारे देश में अक्सर एक बात पर बार बार बोली जाती है कि आम आदमी की जान आखिर इतनी सस्ती क्यों है, और इसीलिए आज हमने सोचा कि इस खबर से शुरुआत करते हैं ताकि आप और हम मिलकर ये आवाज तो उठा सकें
कि सरकारी अस्पतालों में, ऐसे अस्पतालों में आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है। नेताओं के, मंत्रियों के बच्चों का, उनके परिवार वालों का, उनका खुद का तो जबरदस्त इंतजाम होता है इलाज का, लेकिन आम आदमी का क्या। ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि इस देश में कई लोग मर जाते हैं, उन्हें मारने वाला सिस्टम, उनके गुनहगार हमारे सामने होते हैं, लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है ना, वो सिर्फ जांच का भरोसा देकर सारे सवालों को खामोश कर देती है। और जो लोग मरते हैं उनकी मौत की कोई बात नहीं करता, सारा ध्यान सिर्फ जांच पर होता है। और ये जांच भी ऐसी होती है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, क्योंकि अगर जांच के बाद उस पूरी परेशानी का अंत होना चाहिए, उस अस्पताल में कम से कम सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, मतलब जांच में भी गड़बड़ी है, यानी जांच पर भी एक जांच बिठाने की जरूरत है। इस बात को आप हमारे अगले विश्लेषण से भी समझ सकते हैं, जो बच्चों के कफ सिरप के बारे में है। ये खबर जरूर देखिएगा। कफ सिरप हम इस देश में बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहरीले कफ सिरप को पीने से 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। 1-2 नहीं, 18 बच्चों की मौत। और आप इन मासूम बच्चों की तस्वीरें देखिए और ये भी सोचिए कि आखिर इन बच्चों का गुनाह क्या है। बड़ी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। इनकी क्या गलती है इन बच्चों की। इस व्यवस्था ने इन सब को इतनी कम उम्र में मार दिया है, हत्या कर दी है इनकी। आज हम एक एक चेहरा आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले उसैद खान, जिनकी उम्र, जिस बच्चे की 3 साल थी, जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई थी। क्या गलती थी उस बच्चे की। श्रेया यादव को देखिए, सिर्फ 2 साल की मासूम बच्ची। हम आंकड़े कह के गुजर जाते हैं ना किसी खबर से, 18 बच्चों की मौत हुई। आज मैं आपको एक एक बच्चे का चेहरा दिखाना चाहती हूँ। अगर ये चेहरे आपके दिल को कहीं भी कचोटते हैं, तो हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी नकली दवाओं के खिलाफ, या फिर उस धोखाधड़ी के खिलाफ जो इलाज के नाम पर अस्पतालों में इस देश में हो रहा है। देखिए हितांश को, हितांश सोनी, सिर्फ 4 साल। मुस्कुराहट देखिए इस बच्चे की। क्या इसको अधिकार नहीं था दुनिया में जीने का? या वो जो डॉक्टर बार बार ये कफ सिरप लिख रहे थे, उनकी तरह एक अच्छी जिंदगी जीने का? क्यों इस बच्चे की जान ली गई गलत कफ सिरप पिलाकर? अदनान खान 5 साल उनकी उम्र है। विकास यदुवंशी 4 साल इसकी उम्र है। ऋषिका पिपरे 5 साल। दिखाइए चेहरा, इतना मासूम मुस्कुराता सा बच्चा, और उसके साथ ये हाल कर दिया। कफ सिरप, मतलब कफ सिरप पीना कब जानलेवा हो गया इस देश में। योजिता ठाकरे 2 साल की बच्ची, अभी तो बामुश्किल चलना सीख रही होगी, अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के ले ली उसकी जान कफ सिरप में। शिवम राठौर 4 साल। अनस 5 साल। तीर्थराज 2 साल, सिर्फ 2 साल। क्या उम्र होती है। और 5 साल के नित्यांश। आपको दिखाना चाहती हूं मैं ये चेहरे इसलिए ताकि आप देखें कि कैसे कफ सिरप ने इन बच्चों की जान ले ली है। बहुत गंभीर खबर है ये। आप इन बच्चों के नाम और उम्र देख चुके हैं, हमने आपको दिखाया। इनके माता पिता आज ये सोचकर खुद को कोस रहे होंगे कि उन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों को मौत का ये कफ सिरप क्यों पिला दिया। सोचिए, डॉक्टर कफ सिरप लिखता है, माँ बाप उस कफ सिरप को खरीद कर लाते हैं और फिर अपने हाथ से, बच्चा मना भी कर रहा है, किसी तरह से उसे पिलाते हैं कि खांसी ठीक हो। मतलब अपने हाथों से ही ये कफ सिरप पिला दिया। और इनके ऊपर जो बीत रही है उसे कोई सरकार समझ ही नहीं सकती। जिस कफ सिरप को पीने से ज्यादातर बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है, उसका नाम है कोल्ड्रिफ। इस कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश में इसे बनाने वाली कंपनी की जांच शुरू कर दी है। इस कंपनी का नाम है श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के कांचीपुरम में इस कफ सिरप को बनाती थी। देश के कुल राज्यों में इसकी 19 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु में इस कफ सिरप और इससे बनाने वाली कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई पहले नहीं होनी चाहिए? आखिर कैसे धड़ल्ले से इस तरह का कफ सिरप बन रहा था? हमारे देश में ऐसे कई सख्त कानून हैं जिन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि कोई भी दवाई, कोई कफ सिरप बिना जांच के बाजारों में ना मिल सके। इसके तहत दवाइयों के हर बैच को क्वालिटी कंट्रोल के लिए लैब में टेस्ट किया जाता है, और ये टेस्टिंग भी ऐसी लेबोरेटरी में की जाती है जिसे सरकार ने ही मान्यता दी होती है। जब तक लैब रिपोर्ट में इन दवाइयों को सुरक्षित नहीं माना जाता, तब तक इन दवाइयों को बाजार में बिक्री की अनुमति नहीं मिलती।
लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि नियमों को भी यही कफ सिरप पिलाकर जान से मार दिया गया। शुरुआती जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस कफ सिरप को पीने से सारे बच्चे मारे गए, उस कफ सिरप की बैच टेस्टिंग हुई ही नहीं या इसकी फर्जी रिपोर्ट दे दी गई। अब कल्पना कीजिए क्या हो रहा है, कैसे ये सिस्टम चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ होगा, कई कंपनियों ने लैब टेस्टिंग की लागत को बचाने के लिए ऐसा वो करती रही और संभव है कि इस मामले में भी ऐसी धांधली बेईमानी हुई हो। शुरुआती जांच में पता चला है कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के जिस बैच नंबर SR13 को पीने से इतने बच्चों की मौत हुई, उस बैच का कोई लैब टेस्ट रिकॉर्ड ही नहीं है। यहां गलती तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर की भी है, जिसे नियमित रूप से सभी दवाइयों के नमूने इकट्ठा करने होते हैं, उनकी जांच करनी होती है, लेकिन यहां इस मामले में लापरवाही हुई। और यह भी आरोप लग रहा है, ये लापरवाही सिर्फ एक लापरवाही है? क्या ये इन बच्चों की हत्या का आपराधिक मामला नहीं बनता है? ऐसी लापरवाही जो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान ले ले। आरोप यह भी लग रहा है कि कुछ अधिकारियों की इस कंपनी के साथ मिलीभगत हो सकती है और हो सकता है कि इस कंपनी ने इनकी जेबें गरम की हो, स्पष्ट कह रहे हैं, और इसे लैब टेस्टिंग से इजाजत दे दी गई हो, माफी दे दी गई हो। इसके अलावा यहां मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर को भी दोषी माना जाएगा, क्योंकि जब यह कफ सिरप तमिलनाडु से मध्य प्रदेश भेजे गए, उस वक्त भी किसी राज्य के ड्रग इंस्पेक्टर ने इसे नहीं रोका। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि भारत में दवाइयों के इंटरस्टेट मूवमेंट पर कड़ी निगरानी नहीं होती और इस तरह ये आपके गली, मोहल्ले, इलाके, शहर की दुकानों पर पहुंचती है। इस कफ सिरप के मामले में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अब जो हम आपको बताएंगे वो और भी खतरनाक है। आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जब ये कफ सिरप खराब था तो पुलिस ने छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार क्यों किया? ये इस खबर का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसको जरूर सुनिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी कहना है कि दवा कंपनी की बेईमानी के लिए एक डॉक्टर को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन यहां आपको सरकार की दलील भी देखनी होगी। आरोप है कि लगभग 1 महीने तक छिंदवाड़ा के स्थानीय डॉक्टर्स को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि बच्चों को कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप देने के बाद उन्हें उल्टी हो रही है या पेट में दर्द और बेहोशी जैसे गंभीर शिकायतें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर प्रवीण सोनी ने अपने क्लिनिक से वही कफ सिरप बार बार प्रिस्क्राइब करते रहना जारी रखा, जिससे पुलिस को उन पर शक हुआ। और पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर डॉक्टर प्रवीण सोनी एक ही कंपनी के कफ सिरप को बार बार हर बच्चे को क्यों लिख रहे थे, जबकि शिकायतें आ रही थी। जबकि नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार अगर किसी दवाई से नुकसान की आशंका होती है तो डॉक्टर्स को तुरंत उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मामला मानना होता है। बाकी डॉक्टर्स को भी यह बताना होता है कि वो दवाई सुरक्षित नहीं है, और जब कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो इसे मतलब जो उल्लंघन माना जाता है ड्यूटी ऑफ केयर का। और यहां इस डॉक्टर पर भी यही आरोप लग रहे हैं। तो आज सबको सोचना होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि डॉक्टर प्रवीण सोनी जितनी बार इस कफ सिरप को बच्चों को लिखकर देते थे, उस पर उतना ही कमीशन उन्हें दवा कंपनी की तरफ से दिया जाता था। सोशल मीडिया पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इन दावों को भी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए जो जैसा है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ एक सवाल यह भी है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कम उम्र के बच्चों को खांसी के लिए ये कफ सिरप क्यों लिखा, और आखिर इस कफ सिरप में क्या मिलाया गया था? WHO के मुताबिक 2 साल के से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं पिलाना चाहिए, जबकि कुछ मेडिकल स्टडीज में सलाह दी गई है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी होने पर ऐसी दवाइयां देना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को बीमार होने पर सुबह शाम सिरप पिलाए जाते हैं। और इसका एक कारण यह भी है कि हमारे देश में बहुत सारे माता पिता को यह पता नहीं होता कि कफ सिरप छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर को तो पता है। असल में ये जो कफ सिरप होते हैं, इनमें ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो बच्चों को इनकी लत का शिकार बना देते हैं और उन्हें भी ऐसे सिरप्स अच्छे लगने लगते हैं। उदाहरण के लिए इनमें डायथिलीन और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा होती है और इस कफ सिरप में भी इनकी मात्रा ज्यादा है। ये वो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कफ सिरप को मीठा बनाने के लिए इनमें डाले जाते हैं, और जब ये सिरप पीने में बच्चों को कड़वे नहीं लगते तो वो इनका ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं।
और इन्हीं कफ सिरप को सस्ता बनाने के लिए इनमें पेंट और ब्रेक ऑयल भी मिलाया जाता है, जिससे बच्चों की किडनी पर असर पड़ता है, इससे जान भी जा सकती है। यहाँ आपको ये बात भी नोट रखनी होगी कि अगर कफ सिरप सही भी हो तो भी 8 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप पिलाने के पहले 100 बार जरूर सोचें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप को सुरक्षित नहीं माना जाता है। भारत की गिनती दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होती है जहां बच्चों को खांसी होने पर कफ सिरप ऐसे पिलाया जाता है जिससे वो पानी हो। भारत में हर साल, ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा, औसत भारत में हर साल 15 करोड़ कफ सिरप की बॉटल्स की बिक्री होती है। 15 करोड़ बॉटल्स, जबकि 10 साल से कम उम्र के हर 5 में से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खांसी होने पर उनके माता पिता आंखें बंद करके कफ सिरप पिला देते हैं और बहुत से मामलों में तो डॉक्टर से भी सलाह नहीं ली जाती। 2016 में आई एक स्टडी में पता चला था कि हमारे देश में 1 से 9 साल तक के बच्चे खांसी होने पर सबसे ज्यादा कफ सिरप पीते हैं, जबकि इस उम्र में उनके लिए यह कफ सिरप जहर के बराबर है। और अगर ये कफ सिरप नकली और जहरीले होए तो परिवारों को उजाड़ सकते हैं, और यहां पर भी यही घटना। मैं ऑटो चलाता था, ऑटो तो खैर बेच दिया इलाज के दौरान। आप कह रहे हैं कि ऑटो तक आपको बिना पड़ गया इलाज के लिए। एक दिन में क्या खर्चा होता है डायलिसिस का? डायलिसिस का सर एक दिन में 35 रुपए समथिंग लगते हैं दवाई। 4 दिन बाद उसका बर्थडे था 10 अक्टूबर को। बहुत याद आती है। सोचते हैं हम खुद अपने हाथों से जहर पिला रहे थे, अपने बच्चे को स्लो पॉइजन दे रहे थे, दिन ब दिन उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे थे हम हमारे बच्चों की जिंदगियों की कीमत है, और इस कीमत पर हम और आप लगातार ये दबाव सरकारों पर बनाते रहेंगे कि वो इस तरह की जहरीली दवाओं पर रोक लगा। कंट्रोलर्स अपना काम करें, डॉक्टर्स ये सुनिश्चित करें कि बच्चों को ऐसे खतरे में ना झोंका जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि आज बिहार के चुनाव की फाइनल डेट शीट आ चुकी है। सबकी नजर है इस बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर। 2 चरणों में चुनाव